सिर्फ 30 मिनट में जावास्क्रिप्ट के वो तमाम एसेंशियल सीखें जो 2026 में हर डेवलपर को ज़रूर आने चाहिए। सो आपने YouTube के ऊपर बहुत सारे डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और डिफरेंट फ्रेमवर्क्स और डिफरेंट लाइब्रेरीज के डिफरेंट किस्म के ट्यूटोरियल्स देखे होंगे और वो 2 से 3 से 4 घंटे पर डिपेंड कर रहे होते हैं। लेकिन आज से जो हम सीरीज शुरू करने लगे हैं AI के आने के बाद, वो सीरीज आपको इतना कैपेबल कर देगी कि आप चंद ही मिनटों के बाद अपनी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ना सिर्फ बेसिक लेवल पे और इंटरमीडिएट लेवल पे ग्रिप हासिल कर लेंगे, बल्कि यू कैन आल्सो इम्प्लीमेंट ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इजीली। सो आप AI का तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको AI का यूज करने से पहले उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उस फ्रेमवर्क या उस लाइब्रेरी का बेसिक पता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सो इसका आंसर सिंपल है कि अगर आपको किसी चीज़ का बेसिक ही नहीं पता तो आपको AI यूज करने का भी कोई फायदा नहीं होगा। और अगर आप आज के वक्त में भी अपने पोर्टफोलियोज AI का यूज करके बना रहे हैं तो देन आप एक बहुत ही ज़्यादा सैचुरेटेड मार्केट के अंदर एंटर हो रहे हैं जहां पर आपके लिए कोई जॉब नहीं है, क्योंकि जो हायर करने वाला है वो भी इस चीज को जानता है कि कौन सी चीज AI से क्रिएटेड है, कौन सी यूजर ने अपनी क्रिएटिविटी वहां पर अप्लाई करके जो है ना वो चीज को क्रिएट किया। सो AI को यूज करके भी आप क्रिएटिविटी कर सकते थे, लेकिन आपको बताने वाला कोई नहीं है उस तरह। सब सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि ये टूल यूज करे और ये चीज बन जाएगी, लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल डिफरेंट है। तो आज से ऑनवर्ड आपके साथ जितने भी वीडियोस वेब डेव के प्लेटफॉर्म पे शेयर होंगी, उसके अंदर आपको हायरिंग प्रोसेस तक जो है ना वो कंप्लीट हेल्प की जाएगी और आपको वही चीज़ सिखाई जाएगी जो कि मार्केट के अंदर आपको बेनिफिट प्रोवाइड कर सके। सो आपने तमाम सीरीज को मुकम्मल तौर पे देखना है। सो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं दैट इज जावास्क्रिप्ट एसेंशियल, और इसके अंदर तमाम वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जो एक जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामर को पता होनी चाहिए जब वो जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग करता है। और अगर उसको इन चीज़ों का पता चल जाए और वो उसको इम्प्लीमेंट करना आ जाए, देन वो AI का यूज़ करके कोई भी चीज़ इजीली क्रिएट कर सकता है, उसके अंदर से बग्स को फाइंड कर सकता है और कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है लॉजिकली। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आए हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सो आज हम डिस्कस करने लगे हैं दैट इज जावास्क्रिप्ट एसेंशियल, यानी हम कोर कॉन्सेप्ट से लेकर एक ऐसे कॉन्सेप्ट तक पहुंचेंगे जहां पर आपको इम्प्लीमेंटेशन चीज़ों को समझ आना शुरू हो जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम जावास्क्रिप्ट एसेंशियल्स की बात करें तो ये 30 मिनट का आपके पास क्रैश कोर्स होने वाला है, जिसके अंदर हम तमाम चीज़ें जो है वो मुकम्मल तौर पे देखेंगे कि आपने उनको किस तरह इम्प्लीमेंट करना है। सो आगे बढ़ते हैं। इसमें हम 3 सेक्शन में इसको डिवाइड करें, दैट इज फंडामेंटल, फंक्शन एंड डेटा, डॉम, इवेंट एंड एसिंक्रोनाइजेशन। सो ये 3 हिस्सों के अंदर जो है ना वो डिवाइडेड है, जिसके अंदर आप इसको करने के बाद एक मॉडर्न जावास्क्रिप्ट जो कि आज के वक्त में यूज हो रही है उसको इम्प्लीमेंट करने के काबिल हो जाएंगे। सो फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं वेरिएबल, आपके पास लेट आता है एंड देन कांस्टेंट कमांड। सो ये यूज कहाँ पे होती है और इनको किस तरह आप जो है ना वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो इसको सिंपली आप समझ लें, कांस्टेंट वो चीज होती है जो चेंज नहीं होती, यानी कि ऐसी चीज जिसकी वैल्यू आपने जब उसके अंदर पास करवा दी सो वो चीज वहां से चेंज नहीं होगी। इसके लिए आप यूज करते हैं कांस्टेंट वेरिएबल का या कांस्टेंट टर्म का, और उसके आगे आप वेरिएबल डिफाइन करते हैं और उसके आगे जो भी चीज आपने उस कांस्टेंट वेरिएबल के अंदर स्टोर करवानी होती है। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो नेम के अंदर जो आपने स्टोर करवाना है वो अतील होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आके ये कांस्टेंट यहाँ पर सेव हो जाएगा, ठीक है। और लेट कहाँ पे यूज करते हैं? लेट जब आप में कोई चीज आपको पहले से पता नहीं है और आप चाह रहे हैं कि इस चीज को मैं एक स्पेकुलेशन में लेके चला जाऊं और ऐसी चीज, इस चीज को मैं ऐसे डिफाइन करूं कि जिसमें आप रीअसाइनमेंट चीज की कर सके, वो रीअसाइंड हो सके, ठीक है। लेकिन कांस्टेंट में ऐसा नहीं होता, कांस्टेंट के अंदर वो चीज रीअसाइन नहीं होती। और इसी तरह वेरिएबल की अगर हम बात करें तो वेरिएबल क्या होता है कि जिसकी चीज ऑन द पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन चेंज होती रहती है। सो ये तीनों डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन तीनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लेट में आप रीअसाइन कर सकते हैं, कांस्टेंट के अंदर आपको कांस्टेंट का कीवर्ड यूज करके आप उस टर्म को कांस्टेंट रखेंगे, और वेरिएबल के अंदर आप फंक्शन स्कोप यूज करते हुए उस चीज को चेंज कर सकते हैं। सो इस चीज को जब एग्जीक्यूट किया जाएगा तो आप देखेंगे कि आपके नेम के साथ जब आप एज पास करेंगे सो आपकी एज इसके अंदर पास हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लेट था, स्पेकुलेशन थी, तो
तो इसका मतलब कि वो ए जो है वो लेट करेगा या आपसे एज अ इनपुट लेगा। दोनों सिचुएशन एग्जिस्ट करती हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आप लेट को किस तरह यूज करते हैं। तो ये 3 कॉन्सेप्ट लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। डेटा टाइप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज प्रोग्रामिंग के अंदर और फंडामेंटल्स के अंदर डिस्कस करना बहुत जरूरी है। सो आपके पास डेटा टाइप्स जो सबसे ज्यादा यूज की जाती हैं, डेटा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, और इसके अंदर आपके पास स्ट्रिंग आते हैं, नंबर्स आते हैं, बुलियंस आते हैं, नल वैल्यूज आती हैं, अनडिफाइंड सिंबल्स, डिजिट्स आते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट अगर हम बात करें और उसके बाद फंक्शन क्या होता है, ये हम थोड़ा सा डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको समझने के लिए डेटा टाइप को आप यहाँ पर आ जाएं और यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है कांस्टेंट स्ट्रिंग, यानी कि ये कांस्टेंट स्ट्रिंग है। यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग है ये डिफाइन कर रही है कि इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग वो चीज होती है जिसको डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर हम लिखते हैं और वो चीज एग्जैक्ट एज इट इज प्रिंट हो रही होती है। इसी तरह न्यूमेरिक है आपके पास नंबर, बुलियन है जो ट्रू या फॉल्स को डील करता है, नथिंग यानी कि जब अपने कोई नल वैल्यू डिफाइन करनी होती है, और नॉट सेट यानी कि आपने अभी इसको सेट नहीं किया हुआ, ठीक है। तो जब आप कंसोल पे इसको आउटपुट करवाएंगे स्ट्रिंग वैल्यू को, तो ये आपकी स्ट्रिंग वैल्यू आउटपुट कर देगा। और टाइप ऑफ नंबर यानी कि अब नंबर पे तो आपने कोई चीज डिफाइन ही नहीं की हुई, तो इसका मतलब है कि नंबर आपको वो कह देगा कि अनडिफाइन है आपके पास, ठीक है। सो ये बेसिकली आपके पास डेटा टाइप्स, बहुत सारी डेटा टाइप्स होती हैं, लेकिन चंद इंपॉर्टेंट जो डेटा टाइप्स हैं उसमें इंटीजर, स्ट्रिंग, बुलियन ये चीजें आती हैं। और इसी तरह और बहुत सारी डेटा टाइप आपके पास होती है, लेकिन आप चंद को याद रख के भी इसको जो है ना वो कैरी ऑन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी डेटा टाइप्स हैं जो कि यूज ही नहीं की जाती। उसके बाद आता है ऑपरेशन एंड कंडीशनल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को शुरू करते हैं तो आपको ऑपरेशन और उसके कंडीशनल्स का पता होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर ऑपरेशंस आपके पास बहुत सारे आते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, मॉडुलो एंड डिफरेंट टाइप और भी ऑपरेटर आपके पास अवेलेबल हैं। आपके पास कंपैरिजन यहाँ पे ऑपरेशन मौजूद हैं, ठीक है। आपके पास लॉजिकल ऑपरेशंस यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। आपके पास कंडीशनल्स यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। आपके पास टर्शरी ऑपरेटर फॉर कॉम्पैक्ट कंडीशन, यानी टर्शरी ऑपरेटर्स भी मौजूद हैं आपकी डिफरेंट कंडीशंस को टैकल करने के लिए। सो अगर हम यहाँ पे बात करें ऑपरेटर्स की, जैसे फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए यहाँ पे हमने कांस्टेंट एज ली और एज हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं की। इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर तो एज ग्रेटर देन इक्वल टू होगी वो जो डिफाइंड वैल्यू ऊपर जो हमने दी है उससे, तो कंसोल क्या प्रिंट करवा देगा, अडल्ट प्रिंट करवा देगा, एल्स में चला जाएगा और यहाँ पे वो माइनर प्रिंट करा देगा अगर वो एज उससे ज्यादा नहीं होती। यानी कि यहाँ पर हमने कंडीशन लगाई और यहाँ पर हमने इस चीज को सेट किया कि इससे ऊपर अगर एज होगी तो वो अडल्ट होगा और इससे अगर नीचे होगी तो वो माइनर होगा। सो दीज आर द कंडीशनल्स, ठीक है। इसी तरह स्विच भी आता है कंडीशंस के अंदर, वो भी आप जो ना वो गो थ्रू कर सकते हैं, लेकिन इफ एल्स ज्यादा यूज किया जाता है तो इसलिए यहाँ पर इफ एल्स को एज एग्जांपल शो किया गया है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पर भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कर दूंगा। सो अब हम बात करने लगे हैं लूप्स की। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फंडामेंटल्स इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो लूप्स क्या होते हैं और ये किस तरह वर्क करते हैं, आज मैं आपको इसको इतने आसानी से समझा दूंगा कि कल को आपको कभी इसमें इशू नहीं आएगा। सो आपके पास डिफरेंट किस्म के लूप्स होते हैं, 3 कैटेगरीज है हमारे पास, फॉर, वाइल एंड डू वाइल। तो मोस्ट यूजली कैटेगरी आपके पास आती है फॉर लूप, और ये काउंटर बेस्ड लूप होता है, यानी कि इसमें एक काउंटर लगा होता है जो ये चीज देख रहा होता है कि इसने कितनी दफा एग्जीक्यूट होना है। फॉर एग्जाम्पल लेट आई इज इक्वल टू, हमने कोई वैल्यू डिफाइन कर ली, आई इज लेस देन कोई वैल्यू हमने यहाँ पे डिफाइन की, फॉर एग्जाम्पल 4, ठीक है। या आई हम जीरो से शुरू करेंगे, आई इज लेस देन 4 और आई प्लस प्लस, यानी कि जब तक ये 4 से लेस है इसमें आई में प्लस करते जाओ और कंसोल डॉट लॉग आई यानी कि आई को प्रिंट करवाते जाओ। अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए कांस्टेंट इज इक्वल टू फ्रूट्स, और हमने यहाँ पे 2 फ्रूट्स ले लिए। अब यहाँ पे फॉर कांस्टेंट फ्रूट ऑफ फ्रूट्स, यानी कि फ्रूट यहाँ पे इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंडेक्स यानी कि उसकी कोर वैल्यू को कि 0 इंडेक्स फॉर एग्जांपल पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है। तो फ्रूट्स के अंदर 0 इंडेक्स पे एप्पल पड़ी है, इसका मतलब सबसे पहले एप्पल प्रिंट होगा, देन मैंगो प्रिंट होगा। सो ये जो पहले वाला फ्रूट आपको शो कर रहा है, दैट्स मीन द इंडेक्स ऑफ दैट वैल्यू विच इज स्टोर्ड इन अ अरे। ये जो ऊपर आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर दोनों टर्म्स हैं, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये इस चीज को इंडिकेट कर रही हैं कि ये एक अरे है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अरेज, डिक्शनरी और इस तरह का और भी जो है ना बहुत सारे आपके पास टॉपिक्स अवेलेबल होते हैं, सो आप उनको देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल से हैं। आप जब आपके पास सेट्स भी आते हैं इसके अंदर, सो वो भी आप जो है ना उसको देख सकते हैं।
तो उसके बाद जैसे ये प्रिंट होगा तो आपके पास सबसे पहले स्टार्टिंग वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ये वाला लूप एग्जीक्यूट होगा, देन ये वाला लूप एग्जीक्यूट होगा और जो भी वैल्यू सीक्वेंस के अंदर आ रही होंगी उनको प्रिंट कर रहा होगा। मेक श्योर कि हमेशा इंडेक्स को कंसीडर करते हुए लूप्स वैल्यू प्रिंट करता है। सो जीरो इंडेक्स से अगर आपने स्टार्ट किया दैट मीन के फर्स्ट वैल्यू जो आपने किसी भी चीज के अंदर स्टोर की हुई है, जिस भी वेरिएबल के अंदर स्टोर की हुई है। अब हमारे पास आया था फंक्शन एंड डाटा स्ट्रक्चर, पार्ट 2 इसका आ गया। बेसिक जो फंडामेंटल्स में चीजें हैं वो वही मैंने आपको जो डिफाइन की है वो आपके लिए इनफ है, उनको अच्छे तरीके से समझे क्योंकि वो ज्यादा रिपीटेडली यूज होने वाली चीजें हैं और वो उसका कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए। अब फंक्शंस की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज होने वाला कॉन्सेप्ट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फंक्शंस होता है। अब फंक्शन क्या होता है आपको आसान वर्ड में मैं समझाता हूँ। फंक्शन का कीवर्ड आप यूज करते हुए जब भी कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उस वेरिएबल के पैरेंथेसिस में, यानी कि ये जो आपने पैरेंथेसिस 2 यहाँ पर लगे हुए हैं इसके अंदर कोई भी वेरिएबल को पास करते हैं तो इसका मतलब वो फंक्शन वैल्यू उस वेरिएबल से ले रहा होता है। अब इसको समझने के लिए अगर आप देखेंगे तो आपके पास आप कांस्टेंट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्रॉस एक्स कर रहे हैं, ठीक है, और कांस्टेंट ग्रीड इज इक्वल टू नेम इज इक्वल टू फ्रेंड और हेलो कोमा और उसका नेम जो होगा। अब यहाँ पर आपने नेम के साथ फ्रेंड का नेम आप क्या होगा, फिर जब आपने हेलो किया है तो वो जो नेम है, नेम आपके पास क्या था वेरिएबल फ्रेंड, तो फ्रेंड जाके स्टोर हुआ नेम के अंदर और नेम यहाँ पे हेलो के साथ प्रिंट हो गया, तो हेलो फ्रेंड आ गया आपके पास। इसी तरह जब आप यहाँ पर फंक्शन यूज करेंगे एडिशन का, फंक्शन बनाकर, फंक्शन आपने एडिशन का बनाया रिटर्न a प्लस बी, सो जब a और b की वैल्यू जब आप इस एडिशन में से पास करेंगे तो क्या होगा कि a और b की वैल्यू यहाँ पर आएगी, यहाँ से जाके वो रिटर्न के अंदर जाएगी और a की वैल्यू a को मिल जाएगी, b की वैल्यू b को मिल जाएगी, दोनों एड अप होके यहाँ से ये रिटर्न होगा, यहाँ से वैल्यू आपकी वापस जाएगी जहां पर आपने आउटपुट मांगा होगा और वो आउटपुट वैल्यू फिर आपको शो हो जाएगी जैसा कि यहाँ पे आउटपुट में शो हो रहा है, ठीक है। सो ये टोटली आपके इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पर क्या चीज इनपुट दिया, उसके मुताबिक आपको आउटपुट मिलेगा। सो जब भी आप फंक्शन के साथ यानी कि फंक्शन टर्म के साथ कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं तो वो एक पूरा फंक्शन बन जाता है और एक फंक्शन डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज भी परफॉर्म कर सकता है। फंक्शन विद इन अ फंक्शन भी आप एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट इसका यही है कि जब आपने फंक्शन को बनाना है तो अपने फंक्शन का कीवर्ड और साल फंक्शन का नाम और उसके पैरेंथेसिस में जो जो टर्म्स उसमें से पास होनी है वो आपने वहां पर मेंशन करनी है। अरेज एंड अरे मेथड्स, अरेज का मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट आ जाती है जैसा कि ये है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट ये डिफाइन कर रही है कि आप अरे की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर डिफरेंट किस्म के आपके पास अरे के मेथड्स भी आते हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास मैपिंग आता है, फिल्टर आता है, रिडक्शन आता है, फाइंड आता है फॉर ईच यानी कि एक के लिए। सो जब भी आपने अरे के साथ उसका मेथड, जैसे यहाँ पे नम्स था अरे, तो यहाँ पे नम्स अरे के साथ उसका मेथड और उस मेथड में से जो भी चीज आप पास करेंगे कि या जो भी चीज आपको रिक्वायर्ड होगी तो वो जो चीज होगी आपको यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने मैप करना है नम्स को, तो क्या करेगा हर एक टर्म को मैप कर देगा अगेंस्ट अ पर्टिकुलर वैल्यू। इसी तरह फिल्टर जब आपने करना होगा तो आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपने रिडक्शन करनी होगी, फाइंड को चीज करनी होगी या किसी एक चीज के ऊपर कोई चीज अप्लाई करनी होगी तो आपने सिंपल उसके जो वेरिएबल है उसके साथ उसका अरे मेथड पास कर देना है। जैसे ही आप अरे मेथड पास करोगे तो वो चीज ऑटोमेटिकली वो आपको फंक्शन परफॉर्म करके वो मेथड परफॉर्म करके देगी। सो दिस इज द यूज ऑफ अरेज। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट आपके पास होता है की वैल्यू पेयर द कोड डाटा स्ट्रक्चर इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है, और इसको कॉल करने के लिए, ऑब्जेक्ट को कॉल करने के लिए आपने डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें कांस्टेंट यूजर और यूजर का नाम अदील है और रोल उसका फाउंडर है और इसको हम ग्रीटिंग करना चाह रहे हैं, तो मैंने क्या किया, दिस के साथ, दिस टर्म के साथ नेम को एज अ ऑब्जेक्ट कॉल कर लिया। सो जब भी आप दिस टर्म के साथ नेम को कॉल या किसी भी वेरिएबल को कॉल करेंगे सो दैट इज द ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली कॉपी हो जाएगा वहां से जहां पे आपने डिक्लेयर किया होगा, वहां से ये कॉपी होकर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आके ऑब्जेक्ट बन जाएगा और वो ऑब्जेक्ट जब आप कॉल करेंगे आउटपुट में
तो console.log user.name करेंगे तो क्या करेगा, पहले तो आपका नेम शो कर दिया। अब जो ग्रीटिंग का आपने फंक्शन बनाया हुआ था, अब देखिए यहाँ पे ये फंक्शन बना हुआ है ग्रीट का, और उसके अंदर ये रिटर्न ये वाली चीज हो रही है, यानी कि पूरी एक स्ट्रिंग रिटर्न हो रही है। तो यहाँ पर आपके पास ये ऑब्जेक्ट को कॉल करके उस नेम में से यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा देगा। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके पास ऑब्जेक्ट्स का। डीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है, जब भी आप अनपैक करना चाह रहे हैं, अपनी वैल्यूज को चेक करना चाह रहे हैं, तो वहां पर टर्म आती है डीस्ट्रक्चरिंग, और वो टर्म, ये टर्म क्या करती है कि आपका जितना भी कंटेंट किसी चीज के अंदर स्टोर हुआ होता है, वो आप देखना चाह रहे हैं कि वो कंटेंट क्या है, तो उसको वो डीस्ट्रक्चर कर देता है। जैसे यहाँ पे कांस्टेंट यूजर नेम और सिटी पास हुई, ठीक है। अब यहाँ पे की और वैल्यू का कॉन्सेप्ट आ गया डिक्शनरी का, ठीक है। यहाँ पे की आपके पास नेम है और वैल्यूज का स्ट्रिंग ये दी हुई है, ये वैल्यू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास यहाँ पे ये जो टाइप है ये अरे नहीं है, ये डिक्शनरी की टाइप आ गई है। इसी तरह कांस्टेंट नेम और सिटी आप करेंगे, यूजर के इक्वल आपने डिक्लेयर कर दिया, कांस्टेंट फर्स्ट एंड सेकंड अरे की फॉर्म में आपने यहाँ पर खाली छोड़ दी है। फंक्शन शो नेम रोल यूजर, यूजर जो है उसका रोल मुझे बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले तो वो हमने यहाँ पे शो करवाना है कि नेम जो अली है वो शो करवा दो, कंसोल लॉग नेम सिटी फर्स्ट एंड सेकंड। सो ये क्या करेगा कि जो भी उसका रोल होगा उसके समेत तमाम डाटा आपको आउटपुट करवा देगा, क्योंकि यहाँ पे आपने डिक्लेयर किया था एज अ डिक्शनरी, और यहाँ पर आके आपने उसको कॉल कर लिया फंक्शन के अंदर, और जब इस फंक्शन को आउटपुट कराया जाएगा तो शो जो फंक्शन है वो क्या करेगा, आपको कंप्लीट उस बंदे की डीस्ट्रक्चरिंग करके लाके चीजें प्रोवाइड कर देगा, जैसा कि यहाँ पर आउटपुट में है। अब यहाँ पे हम बात करने लगे हैं टेम्पलेट लेटरल्स की। तो टेम्पलेट लेटरल्स क्या होते हैं और इनका यूज क्या है, ठीक है, ये आज हम देखेंगे। सो टेम्पलेट लेटरल्स क्या होते हैं कि बैकटिक इंस्टेड ऑफ कोड अगर हम यूज कर रहे हैं ना, ठीक है, और पर यहाँ पर डॉलर साइन एम्बेडेड वेरिएबल डायरेक्टली, और डॉलर साइन डायरेक्टली वेरिएबल को एम्बेड कर रहा है। सो ये जो टर्म होती है जो इस तरह आपके स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देती है, दिस इज कॉल्ड द टेम्पलेट लेटरल्स, ठीक है। यानी कि जैसे यहाँ पर हमने एक मैसेज क्रिएट किया हाय, और इसमें से हमने एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर नेम को पास करवा दिया और एज को एज के अंदर डॉलर साइन के साथ पास करवा दिया। सो ये इस तरह जब आप टर्म को एग्जीक्यूट करवाते हैं और इस तरह आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड द टेम्पलेट लेटरल्स, ठीक है। और इसका फायदा क्या होता है कि आप बहुत सारी कोड की लाइनें लिखने से अपने आप को सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है टेम्पलेट लेटरल का। एग्जीक्यूशन इसकी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आम हम कर रहे होते हैं। नाउ कम द स्प्रेड एंड रेस्ट ऑपरेटर। ये भी आपने डिफरेंट आप यूट्यूब खोल के वीडियोस भी देख लें, आपको ये वाला टर्म आपने बहुत कम देखी होगी, और इसको बहुत सारे कम जो है ना वो कोड डिस्कस करते हैं। लेकिन आज मैं आपको पूरी, मैंने कहा है कि आपको फंडामेंटल एसेंशियल्स करवाऊंगा जावास्क्रिप्ट के, सो हम उसको सारा कवर करेंगे। स्प्रेड एंड रेस्ट ऑपरेटर, स्प्रेड क्या करता है, एक्सपेंड एन अरे और ऑब्जेक्ट। जब भी हमने कोई अरे और ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया और उसको हम चाह रहे हैं कि इसको मैं एक्सपेंड करूं, इसको बढ़ाऊं, यहाँ से ज्यादा आगे लेके जाऊं, ठीक है, क्योंकि अरे तो एक डिफाइंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई थी ना, तो जब मैंने उसको इंक्रीज करना है, इसके साइज को बढ़ाना है, तो मुझे वहां पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर स्प्रेड का यूज करना पड़ेगा। स्प्रेड 3 डॉट से रिप्रेजेंट होता है। जब आपने 3 डॉट्स किसी भी वेरिएबल से पहले लगा दिए, इसका मतलब आप इसको स्प्रेड कर सकते हैं और इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। और इसका यूज किस लिए दिया जाता है, यूज टू कॉपी, मर्ज और पास आइटम एज अ आर्ग्यूमेंट। अगर आप चाहते हो कि आर्ग्यूमेंट एज अ आर्ग्यूमेंट आइटम पास हो, तो फिर आपने उसको यहाँ पर जाके स्प्रेड करना होता है ताकि वहां से वो आर्ग्यूमेंट पास हो सके। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके पास यहाँ पर ये बी के अंदर आपके पास आ रहा है स्प्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब स्प्रेड जो होगा यहाँ पे अप्लाई होगा, तो वो क्या करेगा कि यहाँ पे एज अ आर्ग्यूमेंट इसको पास करवा देगा। जब आप इसको कॉल करेंगे तो ये एज अ आर्ग्यूमेंट पास हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर रेस्ट की बात करें तो क्या करता है, कलेक्ट रिमेनिंग आइटम इनटू एन अरे। अगर कोई ऐसा आइटम है जो अरे के अंदर से पास नहीं हुआ और वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो ये उसको पास करवा देता है। सो स्प्रेड और रेस्ट जो है वो एक ही जैसे होते हैं, लेकिन दोनों का जो डायरेक्शन है, वर्किंग है, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। रेस्ट आपको वेरिएबल के बाद लगाना है और जो आपका स्प्रेड है वो वेरिएबल से पहले लगेगा। सो ये चीज डिफाइन कर होगा कि ये चीज को स्प्रेड कर रहा है, और रेस्ट डिफाइन करेगा कि उसने डाटा को जहां पर वो बिल्कुल यूज नहीं भी हो रहा वहां पर जाके उसको कलेक्ट करना है और उसको इन द फॉर्म ऑफ अरे कलेक्ट करके आपको दिखाना है, ठीक है।
और इसकी एग्जांपल अगर आप देख सकें तो यहाँ पर हमने रेस्ट को, यहाँ पर हमने किसको यूज किया है, स्प्रेड को। और स्प्रेड यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है कि वो जो वैल्यू है अगर वो नहीं भी यहाँ पे बढ़ी हुई तो वो ऑटोमेटिकली उसको क्या कर रहा है कि उस आर्ग्यूमेंट से पास करवा के आपको वैल्यूज दे रहा है, यानी एज अ आर्ग्यूमेंट वैल्यूज सारी पास करवा रहा है अगर यहाँ पे बी में नहीं भी मौजूद। सो ये दिस इज द वर्किंग ऑफ स्प्रेड एंड रेस्ट ऑपरेटर। आगे आता है डॉम, इवेंट एंड एसिंक्रोनाइज्ड जावास्क्रिप्ट। एसिंक्रोनाइज्ड जावास्क्रिप्ट एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले हम डॉम मैनिपुलेशन को देख लेते हैं। सो डॉम मैनिपुलेशन एक बिल्कुल थोड़ा कह लें नेक्स्ट लेवल, इंटरमीडिएट लेवल का कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर हम कुछ चीजें परफॉर्म कर रहे होते हैं जो आम HTML के अंदर भी चीजें परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। कॉन्स्टेंट टाइटल इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर हाई। सो जब यहाँ पर क्यूरी सिलेक्टर की बात आ गई, इसका मतलब आप इनपुट आउटपुट की तरफ जा रहे हैं, यानी कि जावास्क्रिप्ट से आप इनपुट आउटपुट के अंदर एंटर हो गए हैं। डॉक्यूमेंट क्यूरी सिलेक्टर फाइंड एलिमेंट्स, जब भी आपने कोई एलिमेंट्स को फाइंड करना है तो उसके अंदर आप क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर का यूज करते हैं, ठीक है। और इसको हम इनर HTML भी कहते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इनर HTML के तौर पे काम कर रहा होता है, ठीक है। क्लास लिस्ट के अंदर हम इसको ऐड, रिमूव, टॉगल फॉर स्टाइलिंग, जब भी हमें कोई चीज ऐड करवानी, रिमूव करवानी है या टॉगल करवानी है, ये कोई चीज क्रिएट करनी है, जैसे बॉक्स इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय ID बॉक्स, यानी बॉक्स की बेस के ऊपर एलिमेंट को लेकर आओ, तो बॉक्स डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड एक्टिव, तो ये इसको एक्टिव कर देगा और क्या होगा कि बॉक्स की बेस के ऊपर वो एलिमेंट फेच होना शुरू हो जाएंगे। सो दिस इज द मैनिपुलेशन यू आर डूइंग विद द बॉक्स एलिमेंट, ठीक है ना, जो आपने बॉक्स क्रिएट किया उसके साथ आप मैनिपुलेशन कर रहे हैं। सो दिस इज द डॉम मैनिपुलेशन, ठीक है। उसके अलावा आप क्रिएट एलिमेंट प्लस अपेंड चाइल्ड बिल्ड न्यू नोड्स, अगर आप यहाँ पर न्यू नोड्स क्रिएट करना चाह रहे हैं या कोई चीज अपेंड करना चाह रहे हैं लिस्ट में या किसी भी चीज में ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप डॉम मैनिपुलेशन का यूज करते हुए उसको ऐड भी कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर ऐड किया गया है। ली डॉट ली इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ली क्रिएट हुआ और ली को यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट के तौर पे न्यू आइटम डिक्लेयर कर दिया गया और लिस्ट के अंदर ली को अपेंड कर दिया गया एज अ चाइल्ड। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ डॉम मैनिपुलेशन। आगे आता है हमारे पास इवेंट। इवेंट्स क्या होते हैं? इवेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप बटन को क्लिक करते हैं और कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो जाती है, जावास्क्रिप्ट के अंदर उसको इवेंट कहा जाता है और इवेंट ऐड इवेंट लिसनर के थ्रू जो है ना वो इंप्लीमेंट हो रहे होते हैं। जैसे अगर आपने बटन को इंप्लीमेंट करना है तो बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर क्लिक इवेंट इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग बटन क्लिक, ठीक है। कंसोल लॉग्स क्या होते हैं ये भी आपको मैं अभी बता देता हूँ। कंसोल लॉग वो चीज होती है जो आपको डिफाइन करती है कि आपकी वो चीज सही तरह जो आपने एग्जीक्यूट की है वो परफॉर्म हुई है या नहीं हुई। वैसे जो आपका फंक्शन था वो ऐड इसने यहाँ पे ऐड हुआ, जैसे आपने बटन पे क्लिक किया आपका इवेंट एग्जीक्यूट हुआ और आपका इवेंट काम करना शुरू हो गया। अब जो बटन के साथ जो भी आपने लिंक कॉन्टेक्ट किया होगा या जो भी चीज अटैच की होगी आप वहां पर रेफर हो जाएंगे। ओरिजिनली ऐसा हो रहा होता है, ठीक है। जो भी बटन से आपने फंक्शन परफॉर्म करना है वो परफॉर्म हो रहा होता है। इसी तरह इनपुट ऐड इवेंट लिसनर, अगर आपने किसी जगह पर कोई चीज इनपुट करवानी है तो आप ऐड इवेंट लिसनर लगाएंगे, वहां पे क्लिक करेंगे, आपका इनपुट आपको शो हो जाएगा जैसा कि आप लॉगिन एंड पासवर्ड के अंदर कर भी रहे होते हैं। आगे आता है प्रोमिसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और आपको इसका पता होना जरूरी है। रिप्रेजेंट अ वैल्यू दैट विल एग्जिस्ट लेटर, ऐसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करना जो आगे जाके आपके काम में आएगी, उसको हम कहते हैं प्रोमिसेस, ठीक है। और यहाँ पे हमने कांस्टेंट वैल्यू को डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल को और न्यू प्रॉमिस, रिजॉल्व, रिजेक्ट। अब यहाँ पर दो टर्म आपने लगा दी कि अगर आप कोई चीज परफॉर्म कर रहे हैं और वो चीज या तो एग्जीक्यूट होगी या फिर वो रिजेक्ट हो जाएगी। आपने यहाँ पे सेट टाइम आउट कर दिया रिजॉल्व डन, अगर तो रिजॉल्व हो जाती है एग्जीक्यूट हो जाती है तो आप कर दोगे डन, और अगर वो नहीं होती तो आप क्या करोगे यहाँ पे आके रिजेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे बेसिकली प्रोमिसेस कर क्या रहा है कि वो दो चीजों के ऊपर काम कर रहा है, आपके रिजॉल्व पे और आपके रिजेक्ट के ऊपर, ठीक है। अगर वो चीज एग्जीक्यूट होती है दैट्स मीन वो रिजॉल्व होगी, वो डन होगी। पर अगर वो चीज के अंदर कोई एरर आ जाता है तो वो टाइम आउट करके आपको बता देगा कि ये चीज डन होगी। ये आपकी हेल्प आउट करेगी जब आपका मिसाल के तौर पे डेटाबेस काम नहीं कर रहा होगा या बैकएंड काम नहीं कर रहा होगा, तो प्रोमिसेस आपका हेल्प आउट करता है कि आपको ये चीज डिफाइन करता है कि आपने किस तरह किसी चीज को पता लगाना है कि ये चीज एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी, वहां पे आपको प्रोमिसेस का यूज करना पड़ेगा। नाउ कम द टर्म एसिंक्रोनाइजेशन एंड अवेट। सो ये भी टर्म्स इंपॉर्टेंट है और आप इनका यूज करेंगे भी और कर भी रहे होते हैं डिफरेंट चीजों के अंदर। सो एसिंक्रोनाइजेशन आपके फंक्शन के साथ लगता है और ये बेसिकली करता क्या है, ये एज अ
एरर रिजॉल्विंग काम कर रहा होता है और आपको बताता है कि कहाँ पर आपको एरर आने के चांसेस ज़्यादा है। यहाँ पे ट्राई कैच का कॉन्सेप्ट यूज होता है, यानी कि पहले ट्राई कर लो, अगर वो चीज़ एग्जीक्यूट हो जाती है ठीक है, अगर नहीं होती तो कैच करके मुझे बताओ कि भाई एरर आया क्या था। सो दिस इज कॉल्ड एसिंक्रोनाइजेशन एंड अवेयर, ताकि आपके प्रोग्रामिंग के अंदर आपकी जो वेबसाइट है या ऐप है उसके अंदर आपके पास लैग्स ना आए, ठीक है। इस चीज को मेक श्योर करना होता है। सो एसिंक्रोनाइजेशन जब भी आप फंक्शन के साथ लगा लेते हैं और ट्राई करते हैं जो भी आपने चीज एग्जीक्यूट करवानी होती है, और उसके बाद एक कैच लगा देते हैं कि अगर वो चीज एग्जीक्यूट नहीं होती जो आपने ऊपर पास करवाई थी, तो आपने यहाँ पे कैच लगा देना है कि मुझे एरर बताओ कौन सा निकला। सो होगा क्या, कंसोल के अंदर आपको वो एरर दिखा देगा। देखिए कंसोल डॉट एरर फेल्ड इज इक्वल टू एरर, यानी कि कंसोल में मुझे दिखा देना कि एरर जो आया था वो था फेल एरर, ठीक है। और गेट यूजर, यहाँ पे वो फंक्शन एंड पे कॉल हो गया। सो अगर तो आपकी चीज एग्जीक्यूट हो जाएगी, यूजर में से एपीआई को कॉल कर लेगा, फेच कर लेगा, तो वो आपको रिजल्ट दे देगा। अगर वो रिजल्ट आगे यहाँ पे नहीं देता आउटपुट में, दैट मीन कि वो यहाँ पर आपको एरर शो नहीं करवाएगा, वो आपके कंसोल में करवाएगा। कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करेंगे तो आपका कंसोल आपको शो हो जाएगा, वहां पे आप एरर भी देख सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ES6+ क्लासेस क्या होती हैं और इनको किस तरह क्रिएट किया जाता है और किस तरह ये एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखिए इस क्लास के अंदर टेम्पलेट लेटरल भी यूज हुआ है, तो ये चीजें जब आपने पूरी सेशन अच्छे तरीके से इसको लिया होगा तो आपको चीजें याद रहेंगी क्या यहाँ पर क्या चीज यूज हुई है। और यही याद रखना आज के वक्त में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है EA के आने के बाद से। सो क्लास, जब भी आपने क्लास को क्रिएट करना है तो क्लास का कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है, उसका कंस्ट्रक्टर आपने क्रिएट करना है, उसका ऑब्जेक्ट बना लेना है। यहाँ पर आपने क्रिएट कर लिया, जैसे यहाँ पर्सन की क्लास क्रिएट की या ग्रीड की जो है ना आपने एक फंक्शन इसके अंदर क्लास के अंदर और बना लिया, ठीक है। और क्या होगा, क्लास स्टूडेंट एक्सटेंड पर्सन, अच्छा क्लास को आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप एक स्टूडेंट की क्लास बनाते हैं और एक्सटेंड पर्सन यानी पर्सन की क्लास उसके अंदर लेके आते हैं, कंसोल लॉग न्यू स्टूडेंट अदील डॉट ग्रीट, जब न्यू स्टूडेंट आए और उसका नाम अदील है तो उसको ग्रीट कर दो, ठीक है, यानी कि उसको ग्रीटिंग कर दो। तो इसने क्या किया, हाय आई एम अदील। अब यार ये जो ग्रीट था इसके अंदर पड़ा हुआ था, ये अभी गौर करना है आपने, ग्रीट के अंदर ये पड़ा हुआ था हाय आई एम दिस डॉट नेम। नेम किसके अंदर पड़ा था, कंस्ट्रक्टर पर्सन के अंदर। अब हुआ क्या, जैसे आपने नई क्लास क्रिएट की स्टूडेंट की, उसने एक्सटेंड किया पर्सन क्लास को, यानी पर्सन क्लास को अपने अंदर कॉल कर लिया, और जैसे ही आपने ये पास किया कंसोल डॉट लॉग न्यू स्टूडेंट को आपने पास किया यानी कि ये वाली क्लास को, और उसके अंदर से अदील पास करवा दिया मेरा नेम यानी कि डॉट ग्रीट, और ग्रीट आपने फंक्शन कॉल कर दिया ये वाला। तो जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ उसने नेम को अपेंड किया इस टेम्पलेट लेटरल के अंदर और आपको एग्जीक्यूट करवा दिया। सो यही रोल है क्लासेस का आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि आपको इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल की जावास्क्रिप्ट मैं पूरे तरीके से एक्सप्लेन करके करवाऊं इसी तरह एक एक टॉपिक को करके, तो आप कमेंट सेक्शन मेंशन कर सकते हैं। आज का जो हमारा सेशन था अबाउट कोर जावास्क्रिप्ट, जिसके अंदर हमने वेरिएबल, टाइप, फंक्शन, अरे, ऑब्जेक्ट, डॉम, इवेंट, प्रोमिसेस, एसिंक्रोनाइजेशन, क्लासेस, ये तमाम चीजें A to Z कवर की हैं। और फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपका उसका आंसर करूंगा। और आपके लिए एक प्रैक्टिस टास्क है कि आपने एक सिंपल जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए एक लॉगिन पेज क्रिएट करना है, लेकिन उसमें याद रखें कि आपने सिर्फ जावास्क्रिप्ट का यूज करना है और किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या HTML CSS किसी का यूज नहीं करना। See you next time in a more informative video. Till then, goodbye.